इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगूचा नाम से। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 लोगों के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा घरों पर यहाँ ताले लगे पड़े। बताया जाता है कि 1800 के करीब गांव वाले अब डिंगूचा में नहीं रहते। ये लोग ना सिर्फ अपना गांव बल्कि देश भी छोड़कर चले गए। लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है नहीं। आज भी डिंगकुचा में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर्स लगे हैं, स्टडी इन यूके कनाडा, फ्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज्यादा ऐड अगर आपको इस गांव में किसी चीज की दिखेगी तो वो है यूएस और कनाडा वीजा लेने की। कई एड्स में तो सीधा लिखा गया है कि आपको वीजा मिल जाएगा बिना कोई एग्जाम दिए। जनवरी 2022 की बात है। अपने गांव में बाकी लोगों को अमेरिका जाता देख डिंगकुचा के एक परिवार ने यही करने का फैसला किया। 29 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ गए। अपने गांव में पहले ही एक टीचर की नौकरी किया करते थे और बाद में अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन इनकी कमाई, पूरे परिवार की महीने की कमाई सिर्फ 9 से 10 हजार रुपए हो पाती थी। जाहिर सी बात है, पैसों की कमी के चलते और बेरोजगारी की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। बड़ी मुश्किल से ये 65 लाख रुपए इकट्ठे कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक लेकर जाएगा डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी वैशाली बेन का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करे, और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इस आखिरी उम्मीद में ये अपना गांव छोड़ते हैं और 12 जनवरी को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें पैदल चलकर जाना होगा और अमेरिकन बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना होगा। और टोरंटो में लैंड करने के बाद करीब 1 हफ्ता ही बीता था कि पुलिस को पूरे परिवार की लाशें मिलती हैं बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर। Probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इन चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का, लेकिन जगदीश का परिवार इकलौता नहीं है ऐसा। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं इलीगली यूएस यूके जैसे देशों में जाने की इस डोंकी प्रोसेस के जरिए, और इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं इस कोशिश में। यही कारण यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को ढंग से समझने का। आइए जानते हैं इस डोंकी प्रोसेस की असलियत आज के इस वीडियो में। ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा के किसी देश में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस शब्द को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंगन जोन में जाते थे। ये 27 यूरोपियन देशों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंगन वीजा की जरूरत होती है। इनमें से किसी भी देश का वीजा हो तो बिना दूसरे देश के वीजा के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंगन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफी पास आ जाता है यूके के। लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ट्रकों में ट्रैवल करते, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफर तय करते। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टैटिस्टिक बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था यूके से। लेकिन आज के दिन ये डंकी डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं इस डोंकी प्रोसेस के जरिए। इंडिया में हजारों वीजा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रिसेंट ईयर्स में बढ़ती बेरोजगारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफी आगे निकल गया है। कितना प्राइस ये एजेंसीज चार्ज करती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज लोगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, इनके सही में पैकेजेस होते हैं। एक डीलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे,
ट्रैवल में आपके असिस्ट करेंगे, एक इकोनॉमी पैकेज, अगर ज्यादा पे नहीं करना आपको तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल के जाना है। डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज नहीं करते कि रेगुलर वीजा की फीस कभी इतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीजा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर पाते वीजा लगवाने की, इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है तो रेगुलर वीजा की एप्लीकेशंस को बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं और कई बारी तो पूरी लाइफ सेविंग्स इसी एक उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है क्योंकि बहुत सी बारी ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं झूठे वादे सुनाकर। ये कहती हैं कि हम ना सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, और जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफर में और जो लीगल प्रोसेसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को छुपा कर रखते हैं। जो लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं वो इस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ एक इंफॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। लेकिन आज के दिन चैट जीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स की मदद से सारी चीजें आप खुद से जान सकते हैं, किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। अलग अलग देशों के इमिग्रेशन प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, उनकी क्या वीजा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट जीपीटी समझा सकता है आसान हिंदी भाषा में। एग्जैक्टली कैसे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, इसी के लिए मैंने एक 4.5 घंटे की थी। उनकी कहानी पर वापस आए तो उन्होंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मनीटोबा प्रोविंस में गए जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उन्हें एमरसन टाउन के पास ड्रॉप किया गया। ये एक छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, अमेरिकन बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के पास। जब इनकी बॉडीज पाई गई तो उनके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि ये काफी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब इनकी बॉडीज मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के यूएस सिटीजन स्टीव शैंड को भी अरेस्ट किया गया, एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर। ये एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे जिसमें 2 गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और गुजराती पाए गए जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े थे। इन्होंने बताया कि ये बैग इनका नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए, ये बैग उसी परिवार का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सरवाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पुलिस के द्वारा। अमेरिका का ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा कि सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहां का रास्ता अपनाते हैं इस डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिनों की जंगड़ा में देखियो भाई मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाला ये डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील में शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश जहां पर इंडियंस के लिए वीजा लेना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीजा की जरूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुंचने के बाद एक हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफर जो ऊपर कोलंबिया देश फिर पनामा देश से होते हुए मेक्सिको में जाता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है, 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, इसे द डैरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियां और नदियां। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से कंसिडर किया जाता है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स और गुरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ये है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बार का न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लाग रहा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मेक्सिको का रेगिस्तान आता है जहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और फिर आती है ये दीवार, ये ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था मोस्टली।
Pásame ese maletín, porfa. Coge la zapatilla. Please. No, el maletín, el maletín. इसे क्रॉस कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इसे एक साल में 650 से ज्यादा लोग मारे गए इस यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक जानलेवा होने के बावजूद भी लोग पेपर फॉर्म्स बिलोंगिंग इन म्यूजियम में क्यों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 कारण हैं इसके पीछे। सबकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये वो लोग हैं जो देश के बाहर जाना चाहते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। ये लोग अक्सर अमेरिकन ड्रीम के सपनों से बड़ा प्रभावित होते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास से होते हैं वो लोग भी अक्सर सेम रीजंस की वजह से देश से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लीगल तरीके बहुत होते हैं। उनकी अच्छी नौकरियां होती हैं तो वो बाहर अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं कि वो स्टूडेंट के तौर पर बाहर जाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकें। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास ये लीगल रास्ते लेने के या तो पैसे नहीं होते या क्वालिफिकेशंस नहीं होते। नितेश त्रिवेदी एक ऐसे ही इंसान जो 30 साल पहले इंडिया छोड़कर कनाडा गए, बीबीसी को बताते हैं कि ये एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर थे इंडिया में, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। आई वॉज बोर्न लोअर मिडिल क्लास, इफ आई हैड स्टेट आई वुड हैव डाइड लोअर मिडिल क्लास। साल 2000 में इन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई थी और अभी एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट चलाते हैं कनाडा में। ऐसे कई मितेश त्रिवेदी देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। जब ऐसे सक्सेसफुल केसेस अपने परिवार और दोस्तों को अपनी कहानियां सुनाते हैं तो उनके अंदर भी उम्मीद जागती है और धीरे धीरे करके और लोग मोटिवेट होते हैं इसी रास्ते को अपनाने में। इन सक्सेसफुल केसेस की कहानियां सुनकर इन परिवारों में अक्सर एक सोसाइटियल प्रेशर या फैमिली प्रेशर वाला एंगल भी आ जाता है। अगर किसी गांव से हर दूसरा इंसान देश से बाहर अमेरिका में जा रहा है तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई इज्जत का सवाल है, हमारे परिवार में से भी एक ना एक तो होना चाहिए जो देश के बाहर जाकर अमेरिका में सेटल हुए, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की हमारे गांव में। मतलब डिंगूचा में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो अमेरिका जाएगा। હા બસ वो એક જ બસ એક જ નથી 10 થી આગળનું ભણતર દેખાતું નથી, ખેતી કરવી નથી, કોઈ વેપાર ધંધા કરવા, ફક્ત ને ફક્ત એક જ ધૂન કે ભાઈ અમેરિકા જવું છે। इसके रिगार्डिंग अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत शॉकिंग है। इस चार्ट को देखिए। यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के अनुसार कितने इंडियंस एक्चुअली में इलीगली अमेरिकन बॉर्डर्स में घुसे, साल भर साल ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ता गया है। 2013 में नंबर नेग्लिजिबल होता था, लेकिन 2017 और इनफैक्ट 2019 के बाद से देखिए कितना बड़ा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। 2020 से लेकर 21 के बीच में 30,000 से ज्यादा इंडियंस ने ये किया। 2021-22 में डबल हो गया, ये 63,927 तक पहुंच गया। और जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट आपको इस ग्राफ में नहीं दिख रहा वो इससे भी ऊपर है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में ये नंबर 96,000 पर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियंस एक साल में अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल के 96,917 इंडियंस में से करीब 30,000 कनाडा के थ्रू पकड़े गए और 41,000 मैक्सिको के पास पकड़े गए। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, बाकी कई सारे देशों के लोग भी इस डोंकी प्रोसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अमेरिका में घुसने के लिए, और मैक्सिकन्स की संख्या और भी ज्यादा है इंडियंस से। जाहिर सी बात, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर पर पड़ता है अमेरिका के। लेकिन एशियन कंट्रीज में इंडिया नंबर 1 पर आता है। सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज 2015 का डेटा, इंडिया से करीब 4.5 लाख लोग अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिका में पाए गए। चाइना का ये नंबर इंडिया से थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट 4 लाख पर, और बाकी और देशों के नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे कारण की जिसकी वजह से लोग ये कर रहे हैं, जो कि है बढ़ती बेरोजगारी देश में। यही कारण है जिसकी वजह से बहुत से हरियाणवी लोगों ने पिछले कुछ सालों में ये किया है। क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 1 पर है। हरियाणा में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। 37.3% लोग बेरोजगार हैं, जो कि 4 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज से। और ये ऑफ कोर्स रूरल हरियाणा में, शहरों के बाहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये लोग अपनी असल जिंदगी में अपने देश में इतनी बुरी हालतों में जी रहे हैं कि इन्हें लगता है कि इस जानलेवा रास्ते को चुनना अभी के हालातों से तो बेहतर होगा। हजारों गाँव में बेरोजगार लोग अपने परिवार की जमीन बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, ताकि इस काम के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके। ढाटरथ, मोरखी और कलवा कुछ गाँव है हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में जो डोंकी सीकर्स का हब बन गए। ये लोग अक्सर एक और रास्ता अपनाते हैं, दुबई जाना टूरिस्ट वीजा पर, और शेडी होटल्स में रुकना बिना प्रॉपर खाने के, और सीक्रेट कंटेनर्स में बैठ के एक से दूसरे देश में जाना। एक ऐसे ही 20-21 साल के हरियाणवी लड़के निश्चय शर्मा ने अपनी कहानी सुनाई।
कि वो पढ़ाई में कमजोर होने के चलते स्टूडेंट या जॉब वीजा लेकर बाहर नहीं जा सकता था, तो इसलिए उसने डोंकी फ्लाइट का रास्ता अपनाया। इसके अनुसार ये बड़ा लकी था, 5 महीने के अंदर अंदर ही पहुंच गया। कैलिफोर्निया गया 9 अलग अलग देशों को पार करते हुए, कभी जंगलों से तो कभी एक्सट्रीम वेदर से गुजरते हुए। ये कहता है कि कई बार इस जर्नी को करने में 2 साल तक का समय लग सकता है। बहुत से लोगों को मारा जाता है, लॉकअप में डाला जाता है और कई तो मारे भी जाते हैं इस रास्ते में। हरियाणवी यूथ का कहना है कि वो परेशान हो गए हैं इस जॉबलेसनेस की टॉक्सिक साइकिल से और एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक की खबर सुनकर। लेकिन बहुत से लोग सही मायनों में ये रियलाइज नहीं करते कि इस रास्ते को अपनाना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर आता है दोस्तों तीसरा कारण डोंकी बनने के पीछे, जो कि है एस्केपिंग पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। जो लोग अपने देश से भागते हैं क्योंकि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था या डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अब टेक्निकली देखा जाए तो बॉर्डर पेट्रोल के अनुसार ये सबसे बड़ा रीजन है जो लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये सबसे बड़ा कारण है डोंकी फ्लाइट लेने के पीछे? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। जो लोग डोंकी का रास्ता अपनाते हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं, कभी सोचकर देखा है? क्या वो पुलिस से छुपते घूमते हैं और छुप छुप कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं? ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग खुद ही अपने आप को बॉर्डर पेट्रोल के हवाले कर देते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही जो गार्ड्स खड़े होते हैं खुद ही अपने आप उनके साथ चले जाते हैं उनसे भागने की वजह। और इसके पीछे कारण है असाइलम सीख करना। असाइलम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी के अनुसार असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका है। जब आप किसी देश में असाइलम सीख करते हो तो वो देश आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप उस देश में रह सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने देश में रहोगे तो आप खतरे में हो। कैसा खतरा? कोई पॉलिटिकल खतरा हो सकता है, कोई आपको मार दे, या फिर कोई रिलीजियस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो बॉर्डर पेट्रोल के पास जाकर कहते हैं कि वो असाइलम सीख कर रहे हैं। तो यहाँ 5-6 अलग अलग कैटेगरीज हैं परसिक्यूशन की। एक हो गया रिलीजियस परसिक्यूशन, अगर किसी धर्म से आप बिलोंग करते हो और उसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपके खिलाफ अत्याचार होता है। एक हो गया पॉलिटिकल परसिक्यूशन, किसी को उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स की वजह से उन्हें खतरा पहुंचता है। किसी की एथनिक या रीजनल आइडेंटिटी की वजह से उनको खतरा पहुंचता है, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं। एक हो गया कास्ट बेस्ड परसिक्यूशन, किसी की कास्ट की वजह से उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। या फिर एक हो गया सोशल ग्रुप परसिक्यूशन, अगर आप किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा हो जिसके खिलाफ वायलेंस देखने को मिल रहा है, जैसे औरतें या LGBT कम्युनिटी, तो टेक्निकली काफी सारे कारण हो सकते हैं। और जो लोग इलीगली इस रास्ते को अपनाते हैं वो इनमें से कोई भी कारण बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये कारण सही है, जस्टिफाइड है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए एक इमिग्रेशन जज होता है। तो जो लोग बॉर्डर पार करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें इमिग्रेशन कोर्ट में जाकर अपनी जस्टिफिकेशन और रीजनिंग देनी होती है और कोर्ट के सामने साबित करना होता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। जाहिर सी बात है बहुत से लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनका असली कारण कुछ और होता है, पहले 2 कारणों में से होता है। तो ऐसे केसेस में लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी लाखों रुपए जो खर्च किए पूरा पैसा बर्बाद। और अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए, ऊपर से बैन और लगा दिया जाता है कि आज के बाद आप जिंदगी में कभी अमेरिका में लीगली ट्रैवल नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी है, कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं जिनका असली में यही कारण होता है डोंकी फ्लाइट लेने के पीछे। उदाहरण के तौर पे है हमारे पास जालंधर में रहने वाले जशनप्रीत सिंह की कहानी। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है जशन एक 24 साल के ओपनली गे इंसान थे जो जालंधर में रहते थे। इन्हें डेली बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी, चाहे आसपास के पड़ोसी हो या दूर के कोई जानने वाले। लेकिन हालात एक दिन इस कदर बिगड़ गए कि गालियों से आगे बढ़कर मारा पीटा भी जाने लगा इन्हें। ये बताते हैं कि एक बार इन पर 15-20 लोगों ने हमला कर दिया और इन्हें जान से मारने की कोशिश करी गई। इसकी वजह से इनका एक हाथ म्यूटिलेटेड है। इन्होंने कंसिडर किया कि ये शहर से बाहर निकलकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें इस चीज का डर था कि इंडिया में शायद कहीं भी कल्चर इतना ओपन माइंडेड नहीं है गे लोगों को लेकर। फिर इन्होंने फैसला लिया कि ये डोंकी का रास्ता अपनाएंगे, टर्की और फ्रांस के थ्रू होते हुए ये किसी तरीके से मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके थ्रू ये अमेरिका में एंटर किए। वहां इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई किया और इन्हें ग्रांट कर दिया गया। एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये करने के लिए डोंकी का रूट अपनाने की क्या जरूरत थी, और इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि असाइलम उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो एक्चुअली में उस देश में मौजूद होते हैं। यूएसए के रूल्स के अनुसार अमेरिका में अगर आपको असाइलम करना है तो अमेरिकन सॉइल पर आपको होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ पर यह भी याद रखने वाली बात है कि इकोनॉमिक माइग्रेशन
को असाइलम की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत से लोग इसी कोशिश में महीनों तक, सालों तक इन्वेस्टिगेशन के अंडर रहते हैं। अक्सर टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। एक असाइलम की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कई बार सालों तक का समय लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप कई साल तक अमेरिका में रह लिए, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप तो झूठे थे यहाँ पर और उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाता है। और यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको इमिग्रेशन कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। सबसे पहले डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाता है लोगों को, जहाँ पर हालत काफी खराब होती है। अक्सर कुछ डिटेंशन सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर ढेर सारे लोगों को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद करके रखा गया है और हफ्तों महीनों तक वो वहीं पड़े रहते हैं जब तक पुलिस वाले बोलते नहीं कि अब आपका नंबर आ गया। The officers are nice. The officers, you're depressed. एंड में मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा, याद रखिए, जान है तो जहां है। कभी भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ऐसे रास्ते चुनने का कोई फायदा नहीं है। कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन